गुज़श्ता रोज़ ग्रीन इनिशिएटिव के तहत खानेवाल में मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की इफ्तिताही तकरीब से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर ने खिताब किया। तारिक बशीर चीमा साहब जो कंसर्न मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बात की थी कि मुझे अफसोस है कि आज ज़राअत के अंदर भी हमें पाक फ़ौज से मदद लेना पड़ रही है, जिस पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने काफ़ी सेर हासिल जवाब दिया। लेकिन आसिम मुनीर साहब जब से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने हैं, उनका एम्फेसिस काफ़ी इकोनॉमिक सेंट्रिक दिखाई दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ ग्रीन इनिशिएटिव के तहत खानेवाल में मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की इफ्तिताही तकरीब से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर ने खिताब किया। मुझे खानेवाल ग्रीन इनिशिएटिव के तहत इस मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की इफ्तिताही तकरीब में जाना था। ड्यू टू सम डोमेस्टिक रीजंस मैं नहीं जा सका, जिसका मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं आर्मी चीफ की इस तकरीर को सुनने से महरूम रहा हूं कि जिसके बहुत चर्चे हो रहे हैं। लेकिन जो कंटेंट सामने आ रहा है वो मोरलेस वैसा ही है जैसा इस्लामाबाद में जब उन्होंने तकरीब से खिताब किया था तो कहा था, जिसमें उन्होंने ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह और बहुत सारी कुरानी आयात का हवाला दिया था और कहा था कि मायूसी कुफ्र है और हमें बिल्कुल मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम एज अ कौम उठेंगे, हम बेहतर होंगे। और कल भी कुछ ऐसी ही बातें उन्होंने की है कि हमें इस कौम को बहरानों से निकालना है। पाक फ़ौज अवाम से है और अवाम पाक फ़ौज से है। फिर उन्होंने हकीमुल उम्मत शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अशार का हवाला भी दिया कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत की मुक़द्दर का सितारा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि दो रियासतें ऐसी हैं जो इस्लाम के नाम पर बनी हैं, एक रियासत तैयबा, रियासत मदीना नहीं, रियासत तैयबा जिसका पुराना नाम यसरब था, और दूसरी रियासत पाकिस्तान। फिर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने तारिक बशीर चीमा साहब जो कंसर्न मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बात की थी कि मुझे अफसोस है कि आज ज़राअत के अंदर भी हमें पाक फ़ौज से मदद लेना पड़ रही है, जिस पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने काफ़ी सेर हासिल जवाब दिया और कहा कि आप शर्मिंदगी क्यों महसूस कर रहे हैं। फिर उसी के जवाब में ये कहा कि पाक फ़ौज अवाम से और अवाम पाक फ़ौज से है, हम हर लम्हा और हर लहजा वतन की खिदमत करने के लिए तैयार हैं। और अब लगता है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने वाकई ये ठान ली है कि इस वक्त हमने कशकोल तोड़ना है। ये जो कशकोल उठा के हम दरबदर फिरते हैं, जिसका इजहार वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने भी किया, बल्कि जो भी वज़राए आज़म आते रहे हैं वो इसका इजहार बड़ी दर्दमंदी से करते रहे हैं, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिकली क्या किया गया उस पर एक सख्त सवालिया निशान है। लेकिन आसिम मुनीर साहब जब से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने हैं, उनका एम्फेसिस काफ़ी इकोनॉमिक सेंट्रिक दिखाई दे रहे हैं। वो लगता है कि जो अक़वाम आलम से मुलाकातें कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया गए, ईरान का दौरा किया, चीन गए, बरतानिया गए, यानी बहुत सारे ममालिक के साथ उन्होंने बहुत सी जो मुलाकातें और बायलैटरल रिलेशनशिप्स हैं उसकी डेवलपमेंट में बहुत कलीदी किरदार अदा किया है। और फिर ये इसका एतराफ़ अब की जो हुकूमत है वो भी करती है कि अगर $3 अरब IMF से आया है, अगर सऊदी अरेबिया ने $2 अरब दिया है, अगर $1 अरब UAE ने दिया है, चीन रोल ओवर दे रहा है, तो इसमें बहुत बड़ा रोल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब का है। अब कोई भी महकमा ज़राअत कहे या ये कहे कि ये ज़राअत के शोबे में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं, मुझे आज किसी और मौजू पर बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ इसी ज़राअत के शोबे पर बात करनी है। मुझे सिर्फ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हाफिज़ आसिम मुनीर साहब पर बात करनी है। सियासत तो हो रही है और बहुत सारे रियल इश्यूज़ पर भी सिर्फ सियासत ही हो रही है, तो यकीन कीजिए कि दिल उठा उठा सा है, उचाट सा है। जी चाहता नहीं है कि मैं बार बार वही साइफ़र की बात करूं, जी नहीं चाहता कि मैं बार बार उसी तोशा खाना केस की बात करूं, बाबर मजबूरी करनी पड़ती है। आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस ग्रीन इनिशिएटिव पर बात करूंगा और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की जो खुसूसियात हैं, ख़ास तौर पे कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो मुझे लग रहा है जो टेक अवेज़ हैं मैं उस पर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा दिल बड़ा दुखा हुआ है। वो इसलिए है कि पाकिस्तान के अंदर आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देख लें, बड़े बड़े लोग देख लें, शाहाना बंगले देख लें, ये सब उन लोगों के हैं जो रियल इस्टेट सेक्टर में बड़ा ग्रो कर रहे हैं। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा रियल इस्टेट सेक्टर बहुत फ्लरिश हुआ है। हम मलिक रियाज पर बात करते हैं कि वो बिज़नेस टाइकून है, बड़ी बड़ी जागीरें बनाई हैं। इवन इमरान खान जैसे लोग मलिक रियाज की तारीफ़ें इसलिए करते हैं कि पाकिस्तान का बड़ा डेवलपर है, पाकिस्तान का बड़ा बिल्डर है। मलिक रियाज तो बहुत बड़ा बिल्डर है, लेकिन मलिक रियाज के साथ पैरेलल बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए हैं कि जिन्होंने जो एग्रीकल्चरल हमारी लैंड्स हैं उसके ऊपर ट्रैक्टर चलाकर, उसके ऊपर जो है वो रूलर फेर के वहाँ से बड़ी बड़ी स्कीम्स निकाली हैं और स्कीम्स काट के, यानी
जो हमारा जो ग्रीन लैंड था उसको ब्राउन एरिया में कन्वर्ट किया, वहाँ पर ग्रे स्ट्रक्चर्स खड़े कर दिए, वहाँ पर ग्रेनाइट की इमारतें खड़ी कर दी, यानी उसको पत्थर कर दिया। वहाँ से जहाँ फसलें उगना थी, जहाँ की धरती ने सोना उगलना था, उस धरती को बंजर कर दिया। ये सब कुछ किया इन्हीं प्रॉपर्टी टाइकून्स ने, इन्हीं डेवलपर्स ने, इन्हीं बिल्डर्स ने। और मुझे ये कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं है कि जो हमारे बड़े बड़े आर्मी चीफ्स आए उनका भी ज़्यादा फोकस और एम्फेसिस इसी बात पर रहा। आज हम अशफाक परवेज़ कियानी की बात करते हैं तो अशफाक कियानी साहब के ऑस्ट्रेलिया के अंदर जजीरे की भी बात करते हैं। अशफाक कियानी साहब ने जितनी प्रॉपर्टी लाहौर में बनाई, जितनी पिंडी में बनाई, पाकिस्तान के तूलू अर्ज़ में बनाई, और उनका जो प्रॉपर्टी माफिया के साथ नेक्सस रहा, और उनकी आशीर्वाद से उनकी नाक के नीचे ये जो प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं इनकी पैदाइश भी हुई, इनकी ग्रोथ भी हुई, और ये बड़े भी हो गए, सने बलूगत को भी पहुँचे। उसके साथ साथ राहील शरीफ साहब की बड़ी तारीफ़ें हमने सुनी, बड़े परचम बुलंद होते रहे, लेकिन उनके दौर में कैसे रियल एस्टेट सेक्टर फ्लरिश हुआ और उनका नेक्सस कैसे रहा इस रियल एस्टेट माफिया के साथ, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। जनरल बाजवा की बात मैं कैसे ना करूं। साबिर मिट्ठू का नाम तो सभी ने सुना होगा, और डिफेंस के अंदर और साबिर मिट्ठू साहब का एक बड़ा चोली दामन का साथ है। साबिर मिट्ठू इतना बड़ा प्रॉपर्टी टाइकून कैसे बना, और उसका जनरल कमर जावेद बाजवा से क्या ताल्लुक़ है, और बाजवा साहब और साबिर मिट्ठू ने मिल के कहाँ खांचे लगाए, कौन कौन सी ज़मीनें जो है वो हथियाई, क्या कुछ नहीं किया, ये सब किसी से ढका छुपा नहीं है। ये किसी को ना तो मेरा ख्याल है कि ना मेरे छुपाने से छुप जाएंगी, ना मेरे चुप करने से ये बात दब जाएगी। और फिर मलिक रियाज का इन सब से कैसा ताल्लुक़ रहा है ये भी सभी लोग जानते हैं। आज मेरे लिए अचंभे की बात, ये डिफरेंट बात इसलिए है कि आज जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है वो ज़राअत की बात कर रहा है, वो एग्रेरियन इकॉनमी बनाने की बात कर रहा है, वो एग्रीकल्चरल फॉर्म की इनॉग्रेशन कर रहा है, वो महकमा ज़राअत को फ़रोग़ देना चाहता है, वो चाहता है कि मुल्क के अंदर खेत खलियान हों, लहलहाती हुई फसलें हों, जहां हम पैरिशेबल आइटम्स को इंपोर्ट कर रहे हैं हम एक्सपोर्टर बन जाए, हम बरामद करना शुरू कर दें और उससे ज़र मुबादला कमाएं। ये मेरे लिए खुशकुन या खुशाइन ख़बर इसलिए है कि आज हम दोबारा से उस तरफ लौट रहे हैं। जब बार बार हम तनकीद करते हैं, क्रिटिक बनकर क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो फिर हमें वहाँ अप्रिशिएट भी करना चाहिए ना कि अगर कोई इन फसलों को बचाना चाहता है, इस एग्रीकल्चरल लैंड को बचाना चाहता है, मुल्क को फिर से एग्रेरियन इकॉनमी बनाना चाहता है, तो लेट्स अप्रिशिएट हिम। अच्छा, अब कल की तकरीब के अंदर जो चीफ साहब ने गुफ्तगू की है, मैं ज़रा उसका खुलासा आपके सामने रख दूँ। वो कहते हैं तारीख़ में 2 रियासत इस्लाम के नाम पर कायम हुई, एक रियासत पाकिस्तान और दूसरी रियासत तैयबा। अब वो रियासत तैयबा ना कि रियासत मदीना। मदीना अरबी ज़बान में किसी भी शहर को कहते हैं। इस शहर का पुराना नाम यसरब था। पाक फ़ौज को अपनी कौम की खिदमत करने पर फ़ख्र है। फ़ौज अवाम से और अवाम फ़ौज से। हमने फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल कर दम लिया जाएगा। सोशल मीडिया पर मायूसी फैलाई जाती है। रियासत माँ की तरह होती है। अवाम और रियासत का रिश्ता मोहब्बत और एहतराम का है। तमाम पाकिस्तानियों ने भिखारी का कशकोल बाहर उठाकर फेंकना है। फिर वो कहते हैं कि फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल कर दम लिया जाएगा। हमें दुनिया की कोई ताकत तरक्की करने से नहीं रोक सकती। हमें दुनिया की कोई ताकत तरक्की करने से नहीं रोक सकती। हम इस मॉडल फॉर्म की तर्ज के जदीद फॉर्म बनाएंगे जिससे छोटे किसान को फ़ायदा होगा और ग्रीन इनिशिएटिव का ये दायरा कार पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाएगा। सिक्योरिटी के बगैर मईशत और मईशत के बगैर सिक्योरिटी नागुज़ीर है। फिर वो जो तारिक बशीर चीमा साहब ने कहा था कि शर्मिंदगी हो रही है कि हम ज़राअत में भी फ़ौज से मदद मांग रहे हैं, चीफ साहब ने जवाब दिया इस पे कि आपको शर्मिंदगी क्यों है, हमें फ़ख्र है पाकिस्तान की खिदमत पर। फ़ौज ज़राअत को बेहतर करे ये कोई अनहोनी बात नहीं है। 60 की दहाई में भी पाक फ़ौज ये काम कर चुकी है, जबकि चीन की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो भी ज़राअत के फ़रोग़ के लिए काम करती रही है। आर्मी चीफ ने शुरकाए तकरीब को मुखातिब करते हुए अल्लामा इकबाल का शेर पढ़कर मुल्क व मिलत के हर फ़र्द की मुल्क की तरक्की में अहमियत पर जोर दिया कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिलत के मुक़द्दर का सितारा। 60 की दहाई को रेफ़र किया है चीफ साहब ने। अब 60 की दहाई में जनरल अयूब का दौर था। 58 में जनरल अयूब फील्ड मार्शल अयूब खान आ गए थे मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, और फिर 5 साला मंसूबे शुरू किए गए थे। उस वक्त भी ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो रही थी, ज़रई इनकलाब की बात उस वक्त भी हो रही थी। तो उस वक्त का हवाला जो हमारे मुल्क के हुक्मरान हैं, सियासी लोग हैं, वो भी देते हैं कि क्या वजह है कि उस वक्त मुल्क बहुत तरक्की कर रहा था, ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छी थी, इकॉनमी बहुत अच्छी थी,
मुल्क टेक ऑफ कर रहा था कि अचानक से फिर हम ज़वाल पजीर हो गए। तो उसी 60 की दिहाई का हवाला चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ दे रहे हैं। यानी जनरल अयूब ने जो उस वक्त 5 साला मंसूबे शुरू किए और उस वक्त जो ग्रीन इनिशिएटिव लिए उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। जनरल अयूब खान के उस जो डेवलपिंग मॉडल है, जो डेवलपमेंट का मॉडल है, उस पर यकीन रखते हैं। इसका मतलब आने वाले दिनों में हमें पाक फ़ौज पाकिस्तान की जो तामीर व तरक्की है उसके अंदर अपना भरपूर किरदार अदा करते हुए दिखाई भी देगी। फिर आसिम मुनीर साहब, जिस तरह मैं भी कहता हूँ जनरल सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर साहब हाफिज़ कुरान है, और वाकई हाफिज़ कुरान है कि उन्होंने कुरानी आयात को हिफ्ज़ किया हुआ है और तर्जुमा तफसीर के साथ कि जब वो किसी भी तकरीब से ख़िताब करते हैं तो कुरानी आयात का हवाला देकर उसकी तफसीर भी बयान करते हैं। और ज़ाहिर है कि जहाँ पर मुसलमान मौजूद हों तो उनका जो जज्बा ईमानी है वो भी ज़िंदा हो जाता है। और फिर आप अपनी तकरीर के अंदर जब इस तरह के हवाला जात देते हैं और आपकी ऑडियंस ऐसी होती है तो आप उनके खून भी गरमा रहे होते हैं। फिर अशार, ऊपर से अशार का तड़का, वो भी हकीमुल उम्मत शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा इकबाल का। तो इसका मतलब ये है, मैं सुनना इसलिए चाहता था कि मैं देखना चाहता था भी एज एन ऑरेटर आसिम मुनीर साहब कैसे ऑरेटर हैं, किस तरह की तकरीर करते हैं और जब स्टेज के ऊपर होते हैं तो कितनी पुरअसर बातें होती हैं। लेकिन दिखाई ये दे रहा है अब जो कंटेंट्स उसके सामने आ रहे हैं कि वाकई वो ऑरेटर भी बहुत अच्छे हैं। यानी जिस तरह का तड़का लगाते हैं अंग्रेज़ी का भी, उर्दू का भी, कुरानी आयात का भी, अशार का भी, तो दिखाई ये देता है कि एज अ लीडर ही इज़ कमिंग आउट टू बी ए लीडर ऑफ द कंट्री। यानी मुल्क में जो सियासतदान कुछ भी करे, उनका सियासत से वो कहते हैं हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ना ही वो पॉलिटिकल कोई कमेंट कर रहे होते हैं, ना ही किसी ख़ास पॉलिटिकल पार्टी से मुताल्लिक बात करते हैं। दिखाई ये दे रहा है एज़ ऑफ नाउ कि उनका जो एम्फेसिस है वो चेयरमैन पीटीआई को डिसक्वालीफाई करने, दीवार से लगाने या सियासत के अंदर जो है किसी को बैलेट पेपर से आउट करने पर नहीं है। ना ही उनका एम्फेसिस इस बात पर है कि किसी को जो लंदन बैठा हुआ है उसको वापस लेके आना है। ना ही उनका एम्फेसिस इस बात के ऊपर है कि सियासत में जोड़ तोड़ कैसे करना है, किसकी हुकूमत बनानी है और किसकी ढानी है। अब लग ये रहा है कि वो सबसे किनारा कशी इख्तियार करते हुए, इनसे जान छुड़ाते हुए मुल्क को की खिदमत करना चाहते हैं, मुल्क को टेक ऑफ करता हुआ देखना चाहते हैं। और जिस तरह का उन्होंने अज़्म किया हुआ है वो पाक फ़ौज का इमेज भी बहाल कराना चाहते हैं। पाक फ़ौज का तशख़्ख़ुस जिसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत डैमेज किया गया है, अब उस तशख़्ख़ुस की बहाली के लिए काम करना चाहते हैं। और उसके लिए ही कैन डू एनीथिंग एनी टाइम एट एनी कॉस्ट। वो कोई भी कीमत अदा करने के लिए इस वक्त तैयार नज़र आ रहे हैं। तभी मुझे ये लगता है कि इस वक्त जो सियासत है ना वो बैकड्रॉप में चली गई है। ये सियासत सिर्फ टीवी टॉक शोज़ तक रह गई है, या सियासत सिर्फ थड़ों पर डिस्कस करने के लिए रह गई है। सियासतदानों के लिए भी मजबूरी यही बनी हुई है कि उन्हें लग रहा है कि ये काम जो हमने करना था हम नहीं कर सके, अब कोई और करने जा रहा है, तो जाहिर है कोई और करेगा, किसी ने तो करना था, और अल्टीमेटली वो इससे मजबूत भी होते हुए दिखाई देंगे। और आने वाले दिनों में यही वजह है कि मुझे कोई इलेक्शंस बहुत जल्दी होते हुए नज़र नहीं आते हैं कि बहुत उजलत में बहुत जल्दी इलेक्शंस हो जाए, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल लोग हैं इनका काम ही ये है कि इलेक्शन से पहले भी शोर मचाओ, इलेक्शन के बाद भी शोर मचाओ। अब भी अगर इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद भी इलेक्शंस को तस्लीम करने में कोई तैयार नहीं होगा, फिर उसका सारा मलबा पाक फ़ौज पे डाल रहे होंगे। प्री पोल रिगिंग की बात भी करेंगे, पोस्ट पोल रिगिंग की बात भी करेंगे, धांधली का शोर मचा के सड़कों पर निकलेंगे भी, एहतजाज भी करेंगे, सड़कें भी गर्म करेंगे, टायर भी नजर आतिश करेंगे, सब कुछ होगा। पाक फ़ौज अभी ये सब कुछ देखने के और सब कुछ सुनने के और सब कुछ करने के मूड में नहीं है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।